चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला किसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसी में क्विक रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। आज संविधान का टॉपिक लेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री के कर्तव्य और संसद को समझने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग आर्टिकल की बात करेंगे तो 78 से 99 को कवर अप करेंगे, जिसमें 78 आर्टिकल डेडिकेटेड होता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य को। उसके बाद 79 से हमारी संसद शुरू हो जाएगी। 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया। संसद किस प्रकार बनती है, संसद का गठन क्या है, किस प्रकार की संरचना होती है, संसद के अंदर अवधि कैसे होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सारी चीजों के बारे में डेडिकेटेड आर्टिकल्स जो है उनका एक बार क्विक रिकैप करेंगे। आप लोग रिकॉल करके बताते जाइएगा, कहीं पर भी अगर प्रोसेस पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री के कर्तव्य और शक्तियां बांटेंगे ना, तो टोटल 4 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रति क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रति क्या है, संसद के प्रति क्या है, और इसके अलावा अन्य शक्तियां क्या है। मेनली जो आपका आर्टिकल 78 है वो राष्ट्रपति के प्रति ही संसद आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या आता है, तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी। एक सेकंड बैक हो गया मेरे से, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राष्ट्रपति को संसूचित करना। दूसरा है संघ के प्रशासन और विधान संबंधी ऐसी सूचनाओं को प्रदान करना जिसकी राष्ट्रपति मांग करे, और कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर राष्ट्रपति के समक्ष विचार रखना। ओके, मतलब उस चीज को रखना है। 3 पॉइंट है, बहुत इजी है, नॉर्मली समझिए। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, मंत्रिपरिषद जो भी डिसीजन लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही जाके बताएंगे कि इस मामले में सर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, आपको ऐसे काम करना है, इस मामले में हमने ये डिसीजन लिया, आपको ऐसा करना है। ओके, तो जो भी मंत्रिपरिषद का डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति को बताता है कौन, प्रधानमंत्री। दूसरा, किसी मामले पर अगर राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को उस जानकारी को वो प्रोवाइड कराए, आपको मुहैया कराए। ओके, मान के चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, नोटबंदी हुई। अब नोटबंदी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो राष्ट्रपति पूछेंगे कि क्या चल रहा है देश में, तुम्हारी नोटबंदी के कारण इतने लोग परेशान हुए हैं, तो एक काम करो, तुम बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वैसे करके फिर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है वो उसके बारे में बताएगा। तीसरा चीज, मान के चलिए मंत्रिपरिषद में किस मंत्रिपरिषद ने डिसीजन कोई नहीं लिया है, बट किसी एक मंत्री ने किसी मामले में कोई डिसीजन लेके रखा है। ओके, ऑलरेडी मंत्रिपरिषद की बात नहीं हुई, केवल राष्ट्रपति, आपका जो कोई एक पर्टिकुलर मंत्री उसने डिसीजन लिया है। अगर राष्ट्रपति जानकारी मांगना चाहते हैं कि उस मंत्री ने क्या डिसीजन लिया है, तब भी प्रधानमंत्री ही बताएंगे। ओके, तो ये 3 मामले हैं जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना जानकारी देते। तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य, या फिर वो आर्टिकल 78 में जो कर्तव्य लिखा है वो यही है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को अलग अलग मामलों में जानकारी देगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 78 जिसे बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा जानकारी मांगे जाने पर प्रधानमंत्री जो है उसका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को वो जानकारी दे। इन केस अगर प्रधानमंत्री ऐसा जानकारी देने से मना कर देता है तो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं या कुछ और काम करेंगे, ये आप बताएंगे। चलिए, दूसरा प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं और क्या कर्तव्य होते हैं। देखो, ये आर्टिकल 78 से अलग है, फिर भी आपको याद रखना है। ओके, प्रधानमंत्री का कर्तव्य मंत्रिपरिषद की। तो सबसे पहला है, मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ओके, जैसे प्रधानमंत्री बनेगा कोई भी, जैसे अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि ये लोगों को मेरे दल से आप मंत्री बना दीजिए। दूसरा, मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करना और उनमें फेरबदल करना। प्रधानमंत्री को लगता है कि फॉर एन एग्जाम्पल निर्मला सीतारमण वित्त विभाग अच्छे से देख सकते हो, तो निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय देंगे। फिर कुछ समय बाद लगता है कि यार निर्मला दीदी को हम लोग रक्षा मंत्री भी बना देते तो रक्षा मंत्रालय भी दे सकते हैं। ओके, तो होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलना है वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं और समय समय पर इस पे फेरबदल करते हैं। इसके अलावा किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। ओके, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। मान के चलिए कि कोई मंत्री अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री उस मंत्री को जाके बोलेंगे कि आप बेटा इस्तीफा दे दो, आपसे नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर वो नहीं देता तो फिर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इस मंत्री को हटा दीजिए। तो इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो यहीं पे मिलेगा। चलिए, इसके अलावा मंत्रिपरिषद की जब भी मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता वही करेगा और निर्णयों को प्रभावित करेगा। जैसे प्रधानमंत्री की सोच होगी, आप मान के चलिए मंत्रिपरिषद की भी सोच कुछ उसी प्रकार की देखने को मिलेगी। इसके अलावा सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, निर्देशित करना और उनमें समन्वय बनाना, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। क्या, कि जो भी मंत्री है, आपकी जो भी मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री हैं, उनकी गतिविधियां क्या हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए देश में कोई विवाद हो रहा है या कोई टॉपिक उठ रहा है। ओके, जैसे अभी बीच में एक केस हुआ था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, उड़ीसा का रेल हादसा हुआ था।
तो प्रधानमंत्री ही बोले होंगे, एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या रेल मंत्री को कि आप जाइए वहां पे थोड़ा सा संभालिए। ओके, इसी प्रकार से अलग अलग जगह कौन से मंत्री जा रहे हैं, किस प्रकार का डिसीजन हो रहा है, ये सारा नियंत्रण भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी मंत्रिपरिषद के प्रति। इसके बाद आता है संसद के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देना। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे तो आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि संसद का जो सत्र होता है वो आहूत राष्ट्रपति करते हैं और सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं। मतलब क्या, कब से कब तक आपका पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है ये डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति डायरेक्टली कोई काम नहीं करते हैं, इस पर वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ही बताते हैं कि संसद या पार्लियामेंट बोल दीजिए उसका सेशन कब से कब तक चलने वाला है, ये प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। दूसरा, किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश करना राष्ट्रपति से। अब मान के चलिए जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको लगता है कि अभी चुनाव के लिए माहौल अच्छा है, वैसे राजनीतिक कारण से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए उनको लगता है अभी जस्ट राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, अभी चुनाव का माहौल अच्छा है, अगर मैं अभी चुनाव करवा दूं तो मेरे पास ज्यादा सीटें आएंगी। तो वैसे में प्रधानमंत्री जिस समय चाहे उस समय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि आप लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा का विघटन कर दीजिए और नए सिरे से फिर चुनाव होंगे। ओके, तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यहीं से आप समझ सकते हो। 5 साल हम लोग नहीं बोलेंगे, 5 साल से कम भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ना आई थिंक 4.5 साल के आसपास में उन्होंने क्या किया था, चुनाव की घोषणा करवा दी थी। ठीक है, इसके अलावा संसद में चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करना कि हमारी सरकार ये है, हमारी सरकार का उद्देश्य ये है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का काम है। इसके अलावा लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए अपनी नीति अपनाता है। ओके, अब देखो ऐसा माना जाता है कि संसद में जो भी विपक्ष बैठेगा वो हमेशा जनता की बात करेगा, ऐसा माना जाता है। ओके, ये चीज ध्यान से समझिएगा। तो विपक्ष की बातों को सुनकर वो जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करने के लिए नीतियां बनाता है, ये भी प्रधानमंत्री के कर्तव्य रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे अन्य शक्तियों में, तो देश की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी लोग नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे होंगे उनको तो हमारी विदेश नीति अच्छे से समझ में आती होगी, है ना। इसके पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, कभी भी विदेश नीति हमारी ऐसी नहीं रही कि राजनेताओं से आप पर्सनली ज्यादा मिलेंगे या गले मिलेंगे। गले मिलना एक विदेश नीति का, आप देख लो अपनापन आया, धीरे धीरे आया। अभी हाल ही में मालदीव वाला मुद्दा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, लक्षद्वीप में एक फोटोशूट कराने से दूसरे देश को हम लोग किस प्रकार से, तो जो भी विदेश नीति होती है ना, विदेश मंत्री तो कर रहा है, बट मेनली आप मान लो मूर्त रूप देने वाला कौन है, आपका प्रधानमंत्री है। ओके, चलिए, आपातकाल अगर देश में कभी भी लगा इमरजेंसी, तो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। देखो, प्रधान सेनापति हमारे राष्ट्रपति है, बट सेनाओं का अगर राजनीतिक प्रमुख बोलेंगे तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा चलते आप थोड़ा सा संघीय विधायी का, आर्टिकल 79 आपको संसद के बारे में बताएगा। ओके, ये भारत में केंद्र सरकार के प्रशासन के लिए क्या होगी, एक संसद होगी, जो कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी। पहला अंग है उसका राष्ट्रपति, दूसरा अंग है उसका राज्यसभा और तीसरा अंग है लोकसभा। तो संसद हमेशा आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनती है, जो कि आपका आर्टिकल 79 में लिखा है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिएगा। राष्ट्रपति जो संसद है उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। जैसे 2 हाउसेस होते हैं अपने यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हमारे सदन है। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद का हिस्सा है। कोई भी अगर आपका बिल है, जब तक वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा वो कानून नहीं बन सकता। तो किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो कानून नहीं बन सकता, इसलिए संसद का अभिन्न अंग है। वहीं पर आर्टिकल 80 और 81 ये क्या करते, क्रमशः राज्यसभा की और लोकसभा की संरचना और गठन के बारे में बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा फिर से जूम इन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो जैसे आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना और गठन के बारे में बताता है, तो इसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। मैंने शॉर्ट पे लिखा हुआ है, राज्यसभा में अभी तक अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 250 सीटें हो सकती है, जिसमें से 229 सीटें हमारी राज्य से आती हैं, उन 9 सीटें संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सीटें मनोनीत सदस्य से आती है। मनोनीत सदस्य को चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा योगदान करे हो। ओके, अब वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ 245 सीटें हैं, जिसमें से 229 राज्य में से भरी गई है, 4 संघ शासित प्रदेशों की है, संघ शासित प्रदेशों की 5 सीटें खाली है और 12 मनोनीत सदस्य भरे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अधिकतम सीटें पूछा है कि वर्तमान। वैसे ही लोकसभा में 552 अधिकतम सीटें हो सकती है अभी तक की स्थिति में, जिसमें 530 राज्य से भरी जाती है, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की होती हैं। वहीं पर अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिसमें 530 आपकी राज्य से आती है, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है हटा दिया गया है। तो अभी इस बार आपका 2019 के बाद जो चुनाव हुए हैं
उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब आते हैं दोनों चीज़ों को बोलते क्या है, जैसे संघीय विधायिका है और राज्य विधायिका है, दोनों पे आपको नाम देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहता है। जैसे आपका संघीय विधायिका में संसद होगी, राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल होगा। तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। वैसे राज्य विधायिका के आपके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। राज्यसभा, राज्यसभा के और क्या-क्या नाम है? तो राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। दूसरा मेंबर बड़े लोगों की सभा, स्थायी सदन, विशेषज्ञों का चेंबर। वहीं पर लोकसभा का निम्न सदन होता है नाम, पहला चेंबर, चर्चित सभा और अस्थायी सदन। ये बेसिक नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब डेडिकेटेड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो जैसे आर्टिकल 83 है, ये क्या बताता है? संसद के दोनों सदनों की अवधि। जैसे दोनों सदनों की अवधि आएगा तो लोकसभा की अवधि हम लोग गिनते हैं 5 साल। पहली बैठक से लोकसभा की अवधि होती है 5 साल, जबकि राज्यसभा की ऐसी कोई अवधि नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत तक चलता है। इसमें राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेंबर नहीं बदलेंगे, हर 2-2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं, जबकि लोकसभा में एक साथ पाँचों 5 साल के लिए लोग आएंगे और उसके बाद 5 साल के लिए एक साथ चले जाएंगे। फिर आता है 84, संसद की सदस्यता योग्यता। तो संसद का सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या है? अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो, भारत के नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु रखे हुआ हो, पागल दिवालिया ना हो, आपको कोई ऐसे अपराध में सजा न हुई हो जिसके लिए आपकी सजा 2 साल से ज्यादा हो। सेम राज्यसभा के लिए आएगा तो बस आयु का क्राइटेरिया बदल दीजिएगा, 30 साल का हो जाता है। फिर 85 आता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन करने के बारे में। तो संसद का सत्र, सत्रावसान, विघटन के बारे में क्या बताया जाता है कि संसद का सत्र आहूत करना या संसद के सत्र का सत्रावसान करना, मतलब संसद का सत्र शुरू करना या खत्म करना, ये करते हैं राष्ट्रपति। जैसे अभी हम लोग दिख रहे थे ना, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को शुरू करते हैं, संसद के सत्र को खत्म करते हैं। ओके, ये दो चीज को ध्यान रखिएगा, सत्र का शुरुआत करना या सत्रावसान करना। वहीं पर विघटन की भी बात आएगी तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तीनों पे वो प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि संसद के 2 सदन के बीच में 6 महीने से आपका ज्यादा गैप नहीं हो सकता, 2 सत्रों के बीच में। मतलब इस बार मान के चलिए मानसून सत्र हुआ, मानसून के बाद अगर शीतकालीन आना, तो ऐसा नहीं कि आप 6 महीना गैप कर दो, अदरवाइज सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद 86 से राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश भेजना। राष्ट्रपति को किसी मामले में मान के चलिए संसद का कोई सदन है जो किसी बिल को रोक के बैठा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 86 का प्रयोग करके एक अभिभाषण या संदेश दे सकते हैं पर्टिकुलरली उस एक सदन को या आपके पर्टिकुलर संसद को कि इस विषय पे आप काम जल्दी से करो। और इसके बाद जो भी लेटर राष्ट्रपति का जिस भी सदन को पहुंचेगा, वो सदन उस पर जल्दी से जल्दी काम करेगा। जब भी राष्ट्रपति कोई अभिभाषण देने आएंगे आर्टिकल 86 के तहत, तो ये सूचना देंगे वो या ये उम्मीद करेंगे वो कि संसद के दोनों सदन के सदस्य, अगर लोकसभा में हो रहा तो लोकसभा, राज्यसभा में हो रहा तो राज्यसभा, अगर दोनों का ज्वाइंट में हो रहा है तो दोनों के ज्वाइंट में मिलके ये लोग अपना प्रेजेंस वहां पे रखे। ओके, तो सदस्यों की क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंस को एक वर्ड आता है, मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, उपस्थिति। ओके, उपस्थिति को वो क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। वहीं पर आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण केवल 2 कंडीशन पे होगा। जब भी आपका नया साल, जैसे फिर नया साल लगा जनवरी में, तो संसद का जो भी पहला सत्र होगा नए साल के टाइम पे, तो उस पे आपका राष्ट्रपति का एक दिन पहले अभिभाषण होगा। और इसके अलावा जब भी आपका नया सरकार बनता है, आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनती है, तो उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ओके, जिसमें राष्ट्रपति अपनी सरकार के बारे में बताते हैं कि पिछले बार हम लोगों ने क्या किया है और इस बार हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये चीजों के बारे में बताते हैं राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण पे। ओके, फिर आर्टिकल 88 आता है हमारे पास, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो आपका मंत्री है, वो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है। ओके, अगर मान के चलिए कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है, तब भी वो राज्यसभा में जाके बैठ सकता है। अगर राज्यसभा का सदस्य तो लोकसभा में। सेम महान्यायवादी भी वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बट वोट नहीं देता है। ये आर्टिकल 88 बोलता है। वहीं पर आर्टिकल 89 और आप चार आप जोड़ते जाना। तो 89 पे जैसे आपका राज्यसभा का सभापति है, वैसे ही 93 पे आपको लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा। ओके, तो सभापति उपसभापति ये बताते हैं 89 कि राज्यसभा का एक आपका सभापति होगा जो कि पदेन रूप से उपराष्ट्रपति होगा। वहीं पर उपसभापति के बारे में बताता है कि राज्यसभा जो है अपने में से तुरंत एक उपसभापति का चुनाव करेगी। उपसभापति का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, जब तक कोई भी व्यक्ति उपसभापति के पद पर बैठा है, मतलब जब तक राज्यसभा के सभापति के पद पर है, तब तक वो रह सकता है। ओके, वैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आती है, तो लोकसभा का जैसे पहले चुनाव होता है,
वो अपने जैसे पहली मीटिंग होगी लोकसभा की, तो ये लोग अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे इनका क्या है, टाई अप चला हुआ राजनीतिक पार्टियों का। अगर अध्यक्ष सत्ता दल का होगा तो उपाध्यक्ष हमेशा अपोजिशन का होगा। फिर 90 बताता है उपसभापति के बारे में, वैसे ही 94 आपका बताता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। फिर 91 सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति है, वैसे ही आपका 95 हो जाएगा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। 92 और 96 इंपॉर्टेंट रहेगा, उपसभापति और सभापति को हटाने की प्रक्रिया के समय पीठासीन न होना, वैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समय पीठासीन न होना। तो आप लोग मुझको ये बताएंगे कमेंट करके कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन लोग वोट देंगे, वोटिंग में आपका कितना परसेंटेज जो है वो काउंट होगा, मतलब वोटिंग के लिए आपका मिनिमम कितने वोट होने चाहिए जिससे आप किसी भी सभापति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सको। और ये भी बताइएगा जब वो वोट काउंट होता है तो खाली सीटों को हम लोग गिनते हैं कि छोड़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद 97 है अपने सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, अध्यक्ष के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज संसद तय करेगी, मतलब पहले संसद तय करेगी, अगर संसद तय नहीं करी है तो दूसरी अनुसूची के अनुसार होगा। फिर 98 संसद के सचिवालय है और 99 संसद द्वारा विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ लेना। ओके, तो यहाँ पे संसद ही लिखिएगा क्योंकि 98 99 पे आपका संसद है। मैंने आर्टिकल आगे पढ़ा है तो ये विधानमंडल भी आ गया है, साथ में आर्टिकल अभी अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप आर्टिकल हटा दीजिएगा। ओके, संसद लीजिएगा और इसमें भी संसद लीजिएगा, राज्य विधानमंडल नहीं। तो सदस्यों को शपथ लेना 99 बताता है, तो संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के केस में राष्ट्रपति दिलाते हैं, लोकसभा के केस में आपका प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो इतना आपको देखने को मिलेगा आज की क्लास पे। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, क्विकली रिकॉल हो गया होगा सारी चीजें, जैसे हम लोग थोड़ा तेज कोशिश करें रिकॉल करने की ताकि आप लोगों का ज्यादा चीजें कवर अप हो सके। ओके, तो इतना रखते हैं आज के लिए। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू।